अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान आतंकियों ने किस दिन कब्जा जमाया? ए 13 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 15 अगस्त अथवा डी 16 अगस्त। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 अगस्त। तालिबान आतंकवादियों ने एक बार फिर से अफगानिस्तान की सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया है। तालिबानियों ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी कब्जा जमा लिया और इसके साथ ही तालिबानियों का पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित हो गया है। तालिबानियों के काबुल में प्रवेश करने से पूर्व अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर निकल गए। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में शरण ली है। दोस्तों, यहाँ पर आप प्रश्नों पर ध्यान दें कि अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने देश छोड़ दिया है और वे कहाँ पर शरण लिए हैं? उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में शरण ली है। राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ NSA अर्थात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमदुल्लाह मोहित समेत कई दूसरे नेताओं ने भी देश छोड़ दिया है। तालिबान ने लगभग 2 दशक के बाद फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। सितंबर 2001 में जब न्यूयॉर्क सिटी स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले हुए थे और अन्य जगहों पर जब अलकायदा आतंकवादियों ने हमले किए थे, इसके पश्चात अमेरिकी हमले में तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता छोड़कर भागना पड़ा था। अब अमेरिका द्वारा अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने के पश्चात तालिबान फिर से काफ़ी शक्तिशाली होकर उभर आया है। दोस्तों, इसमें पूरा हाथ पाकिस्तान का है, इस कारण तालिबान इस कदर शक्तिशाली हो सके हैं। भारत का पहला ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क है जिन्हें सैटेलाइट फोन से लैस किया गया है? ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी नेमेरी राष्ट्रीय उद्यान अथवा डी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसे शॉर्ट में KZP कहा जाता है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जी हां, नेशनल पार्क बन गया है। अवैध शिकार को रोकने और समन्वित कामकाज को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करने के लिए अपनी तरह के इस पहले कदम में काजीरंगा नेशनल पार्क के अधिकारियों को सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे 10 सैटेलाइट फोन अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह ऊपरी असम में 6 श्रेणियों में विभाजित है। इनमें कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई संपर्क नहीं है और वहां कनेक्टिविटी भी काफ़ी कम है। सैटेलाइट फ़ोन मोबाइल टावरों के बजाय उपग्रहों से संकेत लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो फ़ोन होते हैं ना, वो उपग्रहों सैटेलाइट से सीधा संकेत लेते हैं और ये अधिकांश दूरस्थ स्थानों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करती है। तो ध्यान रहे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में जो 10 सैटेलाइट फ़ोन दिए गए हैं, ये थोड़े महंगे हैं। इसकी कीमत 16 लाख रुपये है। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया गया है? ए जापान, बी इजराइल, सी अमेरिका अथवा डी भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 अगस्त 2021 को नई दिल्ली स्थित पूषा परिसर में, आप ये ध्यान रखिए, पूषा परिसर जो नई दिल्ली में स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ की ये बात है। एक्चुअली पूषा नाम से बिहार के समस्तीपुर जिले में भी एक एग्रीकल्चर कॉलेज मौजूद है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जीन बैंक की स्थापना की गई है नई दिल्ली स्थित पूषा परिसर में। राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR अर्थात नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। बीजों के जर्म प्लाज्मा को -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वर्षों तक सहेजा जा सकता है, अर्थात -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जर्म प्लाज्मा को वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस बैंक में 10 लाख जर्म प्लाज्मा को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस बैंक की जो क्षमता है वो है 10 लाख जर्म प्लाज्मा को सुरक्षित या संरक्षित रखने की। फिलहाल इस जीन बैंक में 4.5 लाख जर्म प्लाज्मा को संरक्षित किया गया है, जिनमें 2.7 लाख घरेलू प्रजातियों के हैं और शेष दूसरे देशों से प्राप्त किए गए हैं। ध्यान रखिएगा कि जापान में विश्व का सबसे बड़ा जर्म बैंक स्थापित किया गया है। इसके बाद पूसा नई दिल्ली स्थित ये जो जर्म बैंक है, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जर्म बैंक बन गया है।
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को यानी 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा अथवा डी हरियाणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराने की घोषणा की है। ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, ये केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान भारत योजना। इसे ओडिशा सरकार ने अपने राज्य में लागू नहीं किया है। इसलिए नवीन पटनायक ने इस 15 अगस्त को जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ भी थी, इस अवसर पर अपने राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराने की घोषणा की है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना के द्वारा हर परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की रकम इलाज में खर्च कर सकता है। जी हाँ, हर परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की रकम को खर्च कर सकता है। साथ ही महिलाओं के लिए यह सुविधा 10 लाख रुपए तक की होगी। महिलाओं के लिए सुविधा बढ़ा दी गई है, उन्हें 10 लाख रुपए तक की यह सुविधा दी गई है। निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर अब हरिगढ़ करने की तैयारी चल रही है? ए हरिद्वार, बी उत्तरकाशी, सी अलीगढ़ अथवा डी मुरादाबाद। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। अब अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ रखने की तैयारी चल रही है। तालों के लिए मशहूर अलीगढ़ में नवगठित जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में 16 अगस्त 2021 को जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया है। अब यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया है। दोस्तों, अलीगढ़ का नाम बदलने के लिए दशकों से, जी हाँ, दशकों से यह मांग उठ रही है। अक्टूबर 1989 में दंगे भड़क उठे थे जब एक हिंदू दक्षिणपंथी समूह ने अलीगढ़ इलाके में हरिगढ़ के बैनर लगाए थे। फिर 2015 में विश्व हिंदू परिषद ने इस मांग को पुनर्जीवित किया और फिर 2019 में बीजेपी विधायकों ने भी इस मांग को उठाया था। यहाँ पर यह याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कई शहरों के नाम बदलने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इस क्रम में मुगलसराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया जा चुका है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी केरल अथवा डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में स्थापित किया गया है। केरल पुलिस ने देश में अपनी तरह का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं शोध केंद्र स्थापित किया है। केरल के आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था में महानगरों में छतों की तलाशी और बड़े जुलूस पर निगाह रखने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर ड्रोनों का इस्तेमाल करने के लिए ही इस प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। हाल ही में सुल्तानपुर और भिंडावास को रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये दोनों स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश अथवा डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास को रामसर सूची में शामिल किया गया है। इन दोनों स्थानों को रामसर सूची में शामिल करने के पश्चात भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या बढ़कर 46 हो गई है, 46। रामसर सूची में इसके अलावा गुजरात की थोल और बधावन साइट को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार जो कुल 46 यानी 46 रामसर साइट है, इनका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 10,83,322 हेक्टेयर। जी हाँ, भारत में जितने भी रामसर साइट हैं उन सभी को मिलाकर उनका जो कुल क्षेत्रफल हो जाता है, जिसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, वो है 10,83,322 हेक्टेयर। दोस्तों, आप लोगों से मेरा ये प्रश्न है कि ये रामसर साइट है क्या, या रामसर कहाँ पर अवस्थित है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसे अवश्य बताएं। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की बायोग्राफी है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जयप्रकाश नारायण, सी अरुणा आशफ अली अथवा डी जवाहरलाल नेहरू।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। क्रांतिकारी नेता और स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की एक नई जीवनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। जहां प्रकाशक है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। यह पुस्तक है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, इतिहासकार विमल प्रसाद और लेखक सुजाता प्रसाद द्वारा लिखित इस पुस्तक में वैसी कहानियों का संकलन है जो पहले नहीं बताई गई है। हकंडे हिचिलेमा निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? ए युगांडा, बी जाम्बिया, सी नामीबिया अथवा डी केन्या। दोस्तों, ये चारों अफ्रीकी देश हैं। इनमें से जो सही आंसर है वो है आंसर बी जाम्बिया। हकंडे हिचिलेमा को अफ्रीकी देश जाम्बिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वे यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के एक नेता हैं। हिचिलेमा जाम्बिया के मौजूदा पैट्रियोटिक फ्रंट के राष्ट्रपति एडगर लुंगू की जगह लेंगे। ध्यान रहे, एडगर लुंगू अब तक जाम्बिया के राष्ट्रपति थे, अब इन्हीं का स्थान हकंडे हिचिलेमा लेंगे। 59 वर्षीय हकंडे हिचिलेमा ने कुल वोट का 59.38%, जी हाँ 59.38% जीतकर यह चुनाव जीता है और अब वे जाम्बिया के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। याद रखिए, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका और वहां की मुद्रा कहलाती है जाम्बियाई क्वाचा। राला मंडल अभयारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। यह अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ अथवा डी महाराष्ट्र। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। राला मंडल अभयारण्य मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। जी हाँ, यह जो अभयारण्य है वो इंदौर जिले में स्थित है। इस अभयारण्य को एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से यहाँ नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। दोस्तों, नाइट सफारी का तात्पर्य यह है कि रात के समय यहाँ पर इस अभयारण्य में पर्यटकों के लिए ये जगह खुली रहेगी और यहाँ वाहनों से वे इसे घूम सकेंगे। इंदौर के शहरी क्षेत्र से सटे रालामंडल अभयारण्य में तेंदुआ, लोमड़ी, लकड़बग्घा, नीलगाय, काला हिरन, चीतल इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। रालामंडल अभयारण्य इंदौर शहर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना होलकर महाराज के समय में की गई थी। यह उनके मनोरंजन की एक प्रमुख जगह हुआ करती थी। रालामंडल को वर्ष 1954 में आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और फिर 1979 में इसे वन्य प्राणी अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घोषित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि रालामंडल अभयारण्य में जो रात्रि के समय में अभयारण्य में घूमने के लिए यह व्यवस्था की गई है। इस नाइट सफारी का मुख्य उद्देश्य है इंदौर और मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर से संबंधित हमारा ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस जो आए उसके नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।